है और इस चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को आना है और इसके बाद 25 तारीख को जब राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदान खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक राज्य बचेगा और वो है तेलंगाना। लेकिन और सारा फोकस तेलंगाना पे होगा। अभी भी फोकस है तमाम पार्टियों के, दलों के की जो फोकस है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जब हम यहाँ पुष्कर मेले में हैं और इससे पहले आप जानते हैं कि राजस्थान के अलग अलग शहरों से, अलग अलग हिस्सों से हम घूमकर यहाँ के वोटरों का मिजाज क्या है वो जानने टटोलने की जब हम कोशिश कर रहे थे, तो उससे बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, जिसके कुछ अंश, कुछ हिस्से हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। प्रशांत टंडन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये जो मेला है, मैं भी पहली बार पहुंचा हूं यहाँ पे। प्रशांत टंडन जी शायद आप पहले आ चुके होंगे, बिल्कुल एक बार आपका पहले एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और प्रशांत जी, आपके पास माइक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत जी कि इस मेले की चर्चा हम करें, सियासत की चर्चा करें, लेकिन कुछ जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज चुनाव का शोर खत्म हो गया, लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारी बातें और खासकर राजस्थान में की गई। आप जानिए कि मूर्खों का सरदार मध्य प्रदेश से चलकर यहां राजस्थान तक इसकी चर्चा होती रही। उसके अलावा और भी ऐसा बटन दबाना कमल का कि ऐसा लगे कि आप किसी को फांसी दे रहे हो, ये भी सुनाई पड़ा। लेकिन दो और भी ऐसे शब्द सुनाई पड़े, एक पनौती और दूसरा जेब कतरा। लेकिन क्या पनौती और जेब कतरा इस फांसी और मूर्खों के सरदार पर भारी पड़ गया? अगर भारी पड़ गए ये दोनों शब्द, तो नोटिस तो जारी करना जरूरी था। इसीलिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है राहुल गांधी को, और 25 तारीख की शाम तक उनको जवाब देना है। राहुल गांधी ने पनौती शब्द को लेकर क्या कुछ कहा था, पहले उसको सुन लेते हैं। उसके बाद ये भी जानेंगे कि जेब कतरा उन्होंने किसको कह दिया था कि चुनाव आयोग तिलमिला गया। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने पनौती को लेकर के कहा क्या था, सुनिए जरा। याद है? हाँ, क्या पनौती वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। पनौती शब्द को लेकर राहुल गांधी यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा भला हमारे लड़के वहां जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया, जीत से वंचित कर दिया। तो ये राहुल गांधी, इस पनौती शब्द पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। लेकिन इसके अलावा एक और भी बात है जिस पर नोटिस थमाया है राहुल गांधी। लेकिन जो दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे बाद में जुड़े हैं, उन सबको पुष्कर मेले से आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूज पॉइंट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, और हम मौजूद हैं एक ऊंट की बग्घी पर। और ये जो ऊंट है प्रशांत जी, 3 तारीख को किस करवट बैठेगा, इसकी चर्चा भी आप बहुत कर रहे थे। जरा बताइए 3 तारीख को किस करवट बैठने वाला ये ऊंट? ये बड़ा सांकेतिक है कि हम लोग एक अनोखे मेले में हैं, जहां ऊँटों की बिक्री और खरीद होती है। और ये करीब 150 साल पुराना ये मेला है, पशु मेला है, लेकिन अब इसमें राजस्थानी संस्कृति के तमाम सारे अंश जुड़ गए हैं। लेकिन ये हमारा ऊँट तो अभी खड़ा हुआ है, देखना है कि 3 दिसंबर को ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जब हम लोग रास्ते में राजीव जी चल रहे थे, तो बहुत अंदाज लग रहा है कि ऊँट किस करवट बैठ सकता है। जी बिल्कुल, अंदाज लग गया है कि ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, बीजेपी की करवट या कांग्रेस की तरफ। ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज चुनाव का शोर खत्म हो चुका है, और उसके अलावा अभी आपने देखा कि और सुना कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एक नहीं बल्कि दो नोटिस थमा दिया है, दो अलग अलग शब्दों के लिए। एक शब्द पनौती है तो दूसरा शब्द जेब खतरा है। जेब कतरा आखिर उन्होंने किसको कह दिया, आइए जरा उसको पहले सुन लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं उस पे कि आखिर नोटिस थमाना इतना आवश्यक था क्या। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता।
सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। तो सुन रहे थे आप, 3 लोगों का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। राहुल गांधी, ध्यान इधर उधर करने वाला प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। और ये जो बातें कह रहे थे राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे, बहुत सारी बातें जो हैं वो चुनाव प्रचार के दौरान हो चुकी हैं। और ये इसी में नहीं, राजस्थान के चुनाव में ही नहीं बल्कि और भी कई राज्यों के चुनाव में, और उसके अलावा पिछले लोकसभा के चुनाव में भी बहुत सारी बातें होती रही। 80 और 20 याद कीजिए। और उसके अलावा ये एक बात ये भी थी, अभी तो बटन ऐसा दबाना कि लगे जैसे कि उनको आप फांसी दे रहे हो, ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे, ये भी कहा गया। लेकिन इन सब पे नोटिस नहीं। नोटिस आखिर राहुल गांधी को क्यों थमाया गया, इसका जवाब हम नहीं दे सकते दोस्तों, इसका जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, जल्दी से हमारे साथ जुड़े हुए कुछ वरिष्ठ साथियों से आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हम सबसे पहले ये बता दें दोस्तों कि हम पुष्कर मेले में हैं। और पुष्कर मेला आप जानते हैं कि किस लिए प्रचलित है। पुष्कर मेला पिछले 100 सालों का इतिहास समेटे हुए है और ब्रह्मा जी की यहाँ पर एक बहुत शानदार उनका मंदिर भी है। और उसके अलावा यही एक रेगिस्तान है जहां पर एक 4 किलोमीटर से भी लंबा चौड़ा एरिया है जिसमें अलग अलग जानवरों की खरीद बिक्री होती है इस मेले में। और उसी में से एक ऊंट जिसकी बग्घी पर हम अभी बैठे हुए हैं और ऊंट को आप देख रहे होंगे, ये भी आज हमारे इस न्यूज पॉइंट का हिस्सेदार है। यानी आज हम लोग यहाँ से 2 नहीं बल्कि 3 लोग न्यूज पॉइंट कर रहे हैं पुष्कर मेले से। एक हमारा ऊंट और एक मैं और एक हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और 3 लोग जो हैं वो हमारे कैमरे के पीछे हैं। आप जानते हैं कि फारूक हमारे साथ कैमरे के पीछे, हमारे साथ बिंदु कैमरे के पीछे हैं और निकिता कैमरे के पीछे हैं। तो 3 कैमरे के पीछे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग स्टूडियो में भी हम मुखातिब हो रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ IPS ऑफिसर, रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह साहब हैं। और हमारे साथ हमारे 2 और साथी डॉक्टर दीपक पाचकोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम साथी दर्शक जो हमें देख रहे हैं। आज दिन में अजमेर शरीफ दरगाह भी हम गए थे, उसका भी एक वीडियो, और उस राह में जाते हुए चलते हुए हमने क्या कुछ देखा और यहाँ के सियासी माहौल पर भी चर्चा हमने की, वो वीडियो थोड़ी देर पहले हमने आप तक लाइव पहुंचाया था। उसके अलावा अब पुष्कर मेले से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही आना चाहता हूं कि अब चूंकि चुनाव का शोर खत्म हो चुका है और माना यही जा रहा है कि दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने लगभग बराबर रैलियां की। रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा सा आगे निकलते हुए नजर आए, लेकिन बराबर की जब बात हो रही है तो क्या वोटर्स भी बराबर में हैं? देखिए राजीव जी, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता पर फिर एक बार सवाल खड़ा कर दिया। और ये कि उनको वोट ऐसे दो, बटन ऐसे दबाओ बीजेपी को वोट देते वक्त, कमल को वोट देते वक्त कि लगे कि फांसी दी, और वो कांग्रेस के संदर्भ में कर रहे थे ये बात। उसके बाद देखिए 2 दिन पहले और कल भी हमने दिखाया था कि किस तरीके का इश्तिहार, ये विज्ञापन जो है वो फ्रंट पेज पे दिया गया। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाई दिया। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं दिखाई दिया कि किस तरीके से पूरा अभियान प्रचार जो है मोदी साहब ने या योगी आदित्यनाथ ने या अमित शाह ने सांप्रदायिक तौर पे किया। ये कुछ नहीं दिखाई दिया उनको। और राहुल गांधी के सांकेतिक जो शब्द हैं
पनौती और जेब कतरा, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन नोटिस इशू कर देता है। ये एक तरफा कार्रवाई है और इलेक्शन कमीशन कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो निष्पक्ष तौर पे काम नहीं कर रहा पिछले कुछ वर्षों से। दूसरी बात कि क्या हम लोगों ने देखा, देखिए राजीव जी, जब हम लोग राजस्थान के तमाम हिस्सों की यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से जब हम चले थे तो हम ये देख कर चले थे मीडिया के रिपोर्ट्स और सब फीडबैक कि यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी है। लेकिन आते आते देखा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, गहलोत साहब भी इमर्ज होते गए और खासकर उनकी स्कीम्स हम लोगों ने गाँव में, शहरों में और आज भी अजमेर में और अजमेर से पहले दूसरे शहरों में हमने देखी कि लोग ब्यावर में देखा कि अस्पतालों में गए और हम देखा कि कैसे जो चिरंजीवी योजना है उसके लाभार्थी कैसे जो है गहलोत साहब की तारीफ कर रहे हैं। ये जो चिरंजीवी योजना है राजीव जी और इंदिरा कैंटीन, इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है और ये दिल्ली में रहकर सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक जनता तक है और ये एक अंडर करंट साबित हो सकता है चुनाव में। जी, कल से आप ये बात कह रहे हैं कि ये अंडर करंट साबित हो सकता है इस चुनाव में। बात हम कर रहे हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की और इसके बारे में जब अलग अलग हम लोग शहरों में और खासकर वहां के अस्पतालों में जाकर हम लोगों ने कुछ जानने की कोशिश की तो वहां बहुत सारे ऐसे मरीज दिखाई दिए जिन्होंने ऑन कैमरा, कुछ लोग ऑफ कैमरा हमसे बातें की और ये तमाम बातें हमारे चैनल पे आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं और जिसमें कैसे इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख रुपए तक का जो खर्च है वो सरकार वहन कर रही है और उसका लाभ यहाँ की जनता उठा रही है। ये अंडर करंट यानी कि एक मेगा प्लान के रूप में जिसको लॉन्च किया था, पहले 5 लाख रुपए सालाना इलाज का, उसके बाद 10 लाख रुपए, उसके बाद 25 लाख रुपए, अब राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है 50 लाख रुपए तक। तो ये स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें 10 लाख रोजगार की बात है, 400 रुपए में गैस सिलेंडर की बात है, ऐसी तमाम चीजें हैं। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष की बात है और कृषि ऋण 2 लाख रुपए तक की माफी भी है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर निगाहें शायद जनता की टिकी हों। और जैसा कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि हम लोग जब दिल्ली से निकल करके राजस्थान के अलग अलग शहरों की तरफ बढ़ रहे थे और दिल्ली से जब जयपुर पहुंचे तो हालात कुछ और नजर आए थे, लेकिन जयपुर से जैसे जैसे आगे बढ़े उदयपुर तक, उदयपुर से अजमेर शरीफ और अजमेर शरीफ से इधर इस एरिया में जहां तक पहुंचे हैं यानी कि पुष्कर मेले में, तो परिस्थितियां कुछ और बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। ये परिस्थितियां बदलती हुई राजस्थान की, यहाँ ठंडक भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप हैं इंदौर में बैठे हुए और वहां चुनाव आपने समाप्त करवा दिया है 17 तारीख को और 17 तारीख के बाद तमाम गतिविधियों पर नजरें वहां भी टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहां था यानी कि राजस्थान में, उसको आप कैसे बदलते हुए देख रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश की हवा राजस्थान तक पहुंच गई है? राजीव जी, राजस्थान की हवा की बात ही अलग है और राजस्थान में जो घोषणाएं आज राहुल गांधी ने की है, 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एक बहुत बड़ी चीज इसलिए है कि इस देश में निम्न और मध्य वर्ग को क्या, उच्च मध्यम वर्ग के लोग भी 50 लाख रुपए का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ देव उतनी 11 के पटाखे बज रहे हैं तो मेरी बातचीत बाधित हो रही होगी, क्षमा करें, दर्शकों से अनुरोध है कि देखें। सवाल ये कि जो चीजें एक उच्च मध्य वर्ग व्यक्ति के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल होता है कि आखिर किसी को लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, कहीं कभी किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, बड़ा ऑपरेशन हो, कैंसर जैसी बीमारियां हो, इन तमाम बीमारियों में जहां इलाज बहुत महंगा है वहां ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम मध्य प्रदेश में तो उसकी कल्पना ही कर सकते हैं अभी कि कोई व्यक्ति इतना गंभीर बीमार हो, उसका ट्रांसप्लांट कराने जैसी गंभीर बात हो तो सरकारी मदद से, सरकार की तरफ से ये सब हो जाए। तो मेरे ख्याल से मेरे देश में ये पहला राज्य है राजस्थान जहाँ इतनी ज्यादा सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहीं हैं। उन्होंने कहा कि पूरे
केंद्र के मंत्री वहाँ राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। एक और बात है कि पूरे देश से तमाम तरह के चौपाए भी वहाँ पुष्कर मेले में हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं। तो राजस्थान में तमाम नेताओं की और चौपायों की भीड़ है, भरमार है। अब जो चुनाव है, मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव मुद्दों पर आधारित हो रहा है। जिस तरह कर्नाटक में चुनाव मुद्दों पर आधारित था कि किसने क्या घोषणा पत्र जारी किया, कौन सी पार्टी जनता के लिए कौन सी सुविधाएं लेकर आ रही है, और मतदाता इस बात से बहुत वाकिफ है। वो जानता है कि आखिर क्या मुद्दे उसके काम के हैं, क्या मुद्दे उसके काम के नहीं हैं, कौन से मुद्दे से भरमाने के लिए बनाए गए हैं, कौन से मुद्दे उसके खुद के हैं। ये बात लोगों ने देख लिया कि राजस्थान में अगर सस्ती गैस मिल रही है, गैस का सिलेंडर सस्ता मिल रहा है, किसानों को ज़्यादा सुविधा मिल रही है, इलाज सस्ता और मुफ्त हो रहा है, इसके अलावा बिजली के बिल में सुविधा दी गई है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो मतदाताओं को बहुत प्रभावित कर रही हैं, और लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी घोषणाएं हुई है, उसका असर देखने को मिलेगा। बात यह है कि अब इस चुनाव से दो बातें तय हुई है। एक तो ये कि दिल्ली का चेहरा ज़्यादा चलता नहीं है, लोगों ने स्थानीय चेहरों को देखकर स्थानीय सरकार के पार्टियों के एजेंडा हैं या वचन पत्र, उसे देखकर वोट देने का फैसला किया। तमाम जगह यही हो रहा है, और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन चुनाव में देखने को मिलेगा। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे, कथित राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर, राष्ट्रीय नेताओं के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़े जाने थे, वो अब काम आने वाले नहीं है। लोग मुद्दों की बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लोग ये देखेंगे कि किस नेता ने, किस उम्मीदवार ने 5 साल तक हमसे संपर्क बनाए रखा। जब कोरोना काल था तो किसने हमारी मदद की और कौन थाली बजा रहा था। जब कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो किसने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। ये बातें बहुत मायने रखती हैं। बाकी नारेबाजी, शोशेबाजी अब चुनाव में बहुत मायने नहीं रखती। राजीव जी बिल्कुल, नारेबाजी शोशेबाजी चुनाव में बहुत मायने नहीं रखती हैं, और मुद्दे जो हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन मुद्दे तो एक तरफ मुद्दा और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी मुद्दों पर भारी पड़ गए राजस्थान में, या मुद्दा नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गया? मुद्दा किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस की योजनाएं, कांग्रेस के मुद्दे ये भारी पड़ गए। जानेंगे थोड़ी देर में, प्रशांत टंडन जी से के पास आऊंगा और क्या कुछ इन्होंने देखा है। लोगों से बहुत बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं प्रशांत टंडन जी लगातार, जब यहाँ हम लोग जब फील्ड में रहते हैं तो, और अलग अलग लोगों से एक सर्वे करना बहुत जरूरी भी होता है, जानना भी जरूरी होता है। तो क्या अशोक गहलोत सरकार के जो मुद्दे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो भारी हैं, या बीजेपी जो मुद्दों के से अलग इतर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वो चेहरा भारी है? ये समझेंगे, जानेंगे प्रशांत जी से। लेकिन उससे पहले जरा इसी सवाल पे आना चाहता हूं राकेश अचल जी के पास में, और उनसे समझना चाहता हूं, अचल साहब आपसे, कि क्या मुद्दा बना मोदी अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, धरातल पे क्या कुछ है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, अभी प्रशांत जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि लॉजिकली इसको आप किस रूप में देखते हैं कि एक तरफ एक चेहरा हो और दूसरी तरफ योजनाएं हो? आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी, आप तक आओ, तब तक जरा समझ लेता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या मुद्दे जो हैं वो एक इंसान के चेहरे, उसका ब्रांड, उस इंसान का ब्रांड नेम इतना मजबूत है कि वो मुद्दों को किनारे लगा सकता है? रूप से मुद्दे देखे किस कदर हावी हो गए हैं। मैं आज देख रहा था, जहां अबू धाबी से एक कपल, ज्यादा उम्र का कपल, करीब मेरे ख्याल से 60, 65, 55 के आसपास की उम्र होगी, वो अशोक गहलोत के साथ एक एयरपोर्ट पर बात कर रहे हैं। कौन सा एयरपोर्ट है मैं उसे नहीं जान पाया, लेकिन उन्होंने बोला आपका काम देख के धाबी से केवल वोट करने आए हैं आपको। अब आप ये सोच, अबू धाबी में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, या किसी ऐसे विकसित जगह से आने वाला व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो किसी
मंदिर को बनाने के लिए या किसी धर्म या ध्रुवीकरण के लिए नहीं आएगा। ये एक उदाहरण अपने आप में काफी है। वो वीडियो तो अगर लोग सर्च करें तो शायद मिल जाएगा। उसमें अशोक गहलोत से वहां के मिला एयरपोर्ट पे, बोले हम केवल कांग्रेस करने के लिए हम अबू धाबी से आए हैं। वो भी इतने आश्चर्यचकित हो गए अशोक गहलोत, उन्होंने धन्यवाद भी किया। तो ये बता रहा है कि राज्य में हम चाहे जो भी कह ले कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि अंतिम समय में जब लोग वोट करने जाएंगे, अभी देखिए ये सब बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो मजे लेने के लिए होते हैं, चाहे ध्रुवीकरण हो को हो, क्योंकि अब वो लोगों को पता चल गया है भारतीय जनता के पास इसके अलावा और कोई बहुत ज्यादा मुद्दा बच नहीं गया। तो ये जो मुद्दे हैं, क्या 50 लाख जैसे जो अगर का बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा, ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? और इसका हर समझदार जानता है कि हर किसी को 50 लाख की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके कारण जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती है इसके कारण, ताकि कोई भी चीज जो है क्रिटिकल न होने पाए और नीचे ही अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसके मुझे लगता है कि अब स्थिति जो है काफी कुछ अशोक गहलोत के हाथों में निश्चित रूप से है। ये कहीं की भी हवा कहिए, चाहे मध्य प्रदेश से गई हो, चाहे जहां से गई हो, अपने आप में इसका क्रेडिट दूसरे राज्यों को दिए बगैर हमको अशोक क्रेडिट देना पड़ेगा कि उस आदमी ने इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरा का पूरा चुनाव जो है ध्रुवीकरण किया जा रहा था, उसको उसने अरेस्ट कर लिया, उसको उसने रोक दिया है और सीधे सीधे बढ़त पर है। अगले अब 2-3 दिनों देखिए क्या होगा। गांधी को जो इन्होंने नोटिस भेजा है, ये भी बताता है कि किस प्रकार से परेशान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे कि पनौती जो है प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है, अब निर्वाचन आयोग ने दे दी, तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, निश्चित रूप से पनौती शब्द का इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री के लिए किया गया है। आधार पर अगर नोटिस जारी नहीं किया गया है, तभी तक लोगों को नहीं पता, तो उस तरीके से कांग्रेस बची हुई है। ये मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने तो एक तरह से कांग्रेस के ही पक्ष में काम किया है, ये जो नोटिस भेजकर और लोगों को बता दिया कि देखिए पनौती कौन है, पनौती प्रधानमंत्री है। मुझे ऐसा लगता है बाजी जो है, आप केवल जो ऊंट किस करवट बैठेगा, बड़ा साफ नजर आ रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आपने बहुत सारे लोगों को क्रेडिट दिया अपनी टीम का, मुझे लगता है कि उस ऊंट वाले का नाम भी आना चाहिए, उस ऊंट वाले को भी आपके कार्यक्रम का थोड़ा सा श्रेय जरूर दीजिए, क्योंकि जिस भी करवट ऊंट को बैठाएगा तो ऊंट का मालिक ही बैठाएगा, और ऊंट का मालिक इस समय जो है राजस्थान की जनता है। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऊंट का मालिक इस वक्त राजस्थान का जनता है, और किस करवट ऊंट बैठेगा वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। इस वक्त हम लोग पुष्कर मेले में हैं दोस्तों, और एक ऊंट की बग्घी पर हम बैठे हुए हैं और आप तक न्यूज पॉइंट लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और बहुत कुछ हम देखने समझने की कोशिश पिछले 4-5 दिनों से कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में। अब चुनाव का प्रचार जो है, चुनाव प्रचार शोर वो खत्म हो चुका है, और अब बारी है जनता की कि वो किसको चुन करके लाए, और अगले 5 साल तक कौन राजस्थान में राज करेगा, राजस्थान में किसका राज होगा, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो कुछ भी समझने की कोशिश की है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पुष्कर मेला 100 साल से ज्यादा का इसका इतिहास है। यहाँ जानवरों और खासकर ऊंट और की खरीद बिक्री तो होती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, खेल की गतिविधियां, और वो भी जो खेल हैं वो जानवरों के, और वो सब भी आज दिन में यहाँ पर ऊंट का एक अलग खेल, ऊंट का डांस और ये सब भी चल रहा था। तो एक अलग तरह की स्थिति यहाँ दिखती है, और बहुत शानदार। अगर जो सैलानी के रूप में आना चाहते हैं जरूर आया कीजिए और पुष्कर मेले का आनंद उठाइए। लेकिन पुष्कर मेले के आनंद को हम अपने जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है, और उससे हम आप कैसे मजा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं उसी सवाल के साथ प्रशांत जी, कि आखिर मुद्दा हावी था या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हावी रहे, कि अब जनता जो है मुद्दे को दरकिनार कर, मुद्दा यानी कि अशोक गहलोत के जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पिछड़ जाएंगी और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे आएगा, जिसमें कुछ लोग बात 370 की करते हैं, कुछ लोग बात राम मंदिर की करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की करते हैं। क्या ये दोनों जो चीजें हैं ये लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार सब पर भारी दिखाई देता है? राजीव जी,
मोदी साहब ने अपना जो प्रचार, पूरा बीजेपी ने अपना प्रचार जो है वो केंद्रित किया ध्रुवीकरण पर। उनके हर भाषण में ध्रुवीकरण की अंश दिखाई दिए, और यहाँ तक जैसे मैंने पहले कहा कि वोट ऐसे दो कि फांसी दे रहे हो, बहुत हिंसक और अग्रेसिव प्रचार उन्होंने किया। और नड्डा साहब ने भी और योगी जी भी यहाँ पे आए, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह भी, लेकिन कांग्रेस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, ध्रुवीकरण की नैरेटिव तभी कामयाब होता है बीजेपी का जब कांग्रेस इसमें जवाब दे। तो कांग्रेस जवाब नहीं दिया, कांग्रेस अपने पॉलिसीज पे, मुद्दों पे बनी रही। दूसरी बात की एक जो बात शुरुआत में देखने को मिली कि दो बहुत प्रमुख बातें बीजेपी के कैंप से, कि वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा सस्पेंस था कि वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। उनके तमाम करीबी लोगों का टिकट काटे गए और उनको हाशिए पे धकेल दिया गया, और ये लगभग स्पष्ट संदेश बीजेपी की तरफ से है कि वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पे सीएम कैंडिडेट नहीं है, और कल अगर बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा राजे सीएम नहीं होंगी। लेकिन जब आप बात करते हैं कि एक रोटी पलटने की बात, कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि ये खेल एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का भी तभी शुरू हुआ है जब वसुंधरा राजे जीती थी। उसके पहले बीजेपी भी और उसके पहले कांग्रेस भी 2 बार या 3 बार लगातार जीत चुकी है। भैरव सिंह शेखावत लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके थे। तो वसुंधरा राजे का उसका साइडलाइन होना एक बड़ा फैक्टर चुनाव में है, जो हमको 3 दिसंबर को दिखाई देगा। दूसरा कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो परसेप्शन था और डिफरेंसेस थे वो दूर हुए, और उनके साझा रैलियां हुई, पोस्टर साझा हुए। एक ये हमने परिवर्तन कांग्रेस के कैंप से देखा। और दूसरा सबसे बड़ा जो कांग्रेस के कैंप से परिवर्तन, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बड़ा अग्रेसिव रही। सोनिया गांधी यहाँ पे कैंप कर रही हैं जयपुर में। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव दिखाई है। तो कांग्रेस का भी जो पूरा ताकत थी वो यहाँ पे पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। अशोक गहलोत भी 5 से 7 रैलियाँ रोज करते हैं, 300-400 किलोमीटर के फासले पर करते हैं। तो और उनका जो नैरेटिव है, उनका जो कांग्रेस का जो प्रचार है वो अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स में रहा। उन्होंने 50 लाख कर दिया बीमा योजना, जो चिरंजीवी की हेल्थ स्कीम की, इसका असर काफ़ी है। आज दोपहर में बहुत संक्षेप में अपनी बात अभी रख रहा हूँ राजीव जी, कि अभी हम लोग जो है ब्यावर में थे कुछ ही घंटे पहले, और ब्यावर में जब हम लोग बात कर रहे थे, ब्यावर वो सीट है जो 1998 के बाद कांग्रेस ने नहीं जीती। लगातार वो बीजेपी के पास सीट है, हालांकि मार्जिन पिछली बार केवल 4500 वोट का रह गया। अब ब्यावर में हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे, क्योंकि अब वो नया जिला बन गया। पहले ब्यावर अजमेर का ही हिस्सा था जहां बैठे हैं। अब ब्यावर जब नया जिला बन गया तो बहुत से लोगों को, जब मैंने बात किया, व्यापारियों से बात की, सड़क चलते लोगों से बात की, अस्पताल में बात की, तो ब्यावर में भी लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे भी रिजल्ट कुछ और हो सकता है। इस बार कांग्रेस का पलड़ा भी भारी है, टक्कर है। वहाँ पे एक रेबल कैंडिडेट भी है तो बीजेपी का। तो अगर ब्यावर में ये हो रहा है तो पूरे राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कि ये ऊँट किस घर पर बैठेगा 3 दिसंबर को, उसके हल्के संकेत ये लग रहे हैं कि शायद जो राजस्थान की जनता है वो कल्याणकारी नीतियों पे जो है वो अपना मत हो सकता है कि दे दे। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं है, कम से कम शहरों में तो ध्रुवीकरण काम कर रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा काम कर रहा है, 370 राम मंदिर ये काम कर रहा है, शहरों में इसका प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं है। जी बिल्कुल, ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो काम कर रहा है, और उसके अलावा काम जो है वो कुछ 370 हो या राम मंदिर हो, ये सारे मुद्दे काम शहरों में कर रहे हैं। लेकिन इन सब पर क्या
अशोक गहलोत की योजनाएं भारी नहीं पड़ेंगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ही हम यहाँ खोज रहे हैं। और चूंकि अब चुनाव प्रचार शोर जो है उसका खत्म हो चुका है और 25 तारीख को, आज से ठीक 2 दिन बाद, आज 23 है, परसों 25 को वोटिंग है। और वोटिंग में अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ के मतदाता हैं तो अपने मतों का प्रयोग जरूर कीजिए। मताधिकार आपका पहला कर्तव्य है कि उस पर जाकर वोटिंग करके आइए और जो भी आप अपनी जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं अपनी सरकार चुनिए। ये आपका एक महत्वपूर्ण पहलू। और उसके अलावा हम लोग दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं पुष्कर मेले में और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ लाइटिंग है और मेले का एक अलग रूप होता है, उस रूप को आप जानते ही हैं। और वो चूंकि रात का वक्त है, हम अपनी लाइट के सहारे अपने चेहरे को चमकाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत कुछ है और ऊंट और ऐसे कुछ और जानवर, गाय बैल, ये सब भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हम आप तक नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहां अंधेरा है, रात का वक्त है, इसलिए भी उतनी लाइटिंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। लेकिन पुष्कर मेला क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि हम यहाँ सैलानी के रूप में नहीं आए हैं, एक पत्रकार के रूप में आए हैं और यहाँ पर पुष्कर मेले के जरिए हम राजस्थान में क्या कुछ होने जा रहा है ये जानने के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ राजस्थान भर के ही नहीं बल्कि पूरे देश से अलग अलग जगहों के सैलानी भी आते हैं और व्यापारी भी आते हैं, जानवरों के व्यापारी आते हैं, पशुओं के व्यापारी आते हैं, तो और उसके चारे के व्यापारी भी आते हैं जो चारा बेचते हैं। तो इसलिए भी, और उनसे अगर आप चर्चा कर रहे हैं और जाने कि आखिर आपके यहाँ किसकी सरकार बन रही है, क्या अशोक गहलोत की योजनाएं जो हैं वो आपके लिए नाकाफी हैं या बीजेपी जो है वो किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज है उस रिवाज को आप कायम रखेंगे या इस बार उस परंपरा को तोड़ डालेंगे आप? ऐसे बहुत सारे सवाल जिसका जवाब हम अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों से लेते आए हैं और किस नतीजे पे पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के आखिर में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आपको जरूर बताएंगे कि हमारा नतीजा क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी कुछ कमेंट, उनकी बातें ले लेते हैं। एक बार फिर से अचल साहब के पास, राकेश अचल साहब के पास चलना चाहता हूं और उनके पास उसी सवाल के साथ आना चाहता हूं जिस सवाल के साथ पहले आया था कि मुद्दा भारी या मोदी भारी, दोनों एम हैं। अचल साहब, मुद्दा या मोदी? मेरी आवाज आ रही है राजीव जी? आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल। जी देखिए, मैं जिस राजस्थान में आप खड़े हैं उस राजस्थान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वहाँ रहा हूँ। और बात ऊँटों की चली है तो राजनीति का जो सत्ता का ऊँट है राजस्थान में, इसकी चोरी करना बहुत मुश्किल काम है। एक कहावत है राजस्थान में कि ऊँट की चोरी जो है झुक के या नौरे नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आप ऊँट की सवारी तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपके दिन अच्छे ना हो तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट सकता है। तो ये दोनों फार्मूले राजस्थान पर इस समय बहुत मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऊँट की करवट तो कोई नहीं जान सकता, ऊँट को जो पालता है वो भी नहीं जान सकता, लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है, आपने कहा कि चुनाव प्रचार बंद हो गया है, मुझे लगता है बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष पुरुष है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस समय मथुरा में बैठ करके राजस्थान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मीराबाई की 525वीं जयंती का भाषण उन्हें देना है, वो दे रहे थे। अभी वो धर्म की बात करना चाहिए थी, उन्हें मीरा की भक्ति की बात करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी वहां से भी राजस्थान का जो मेवात में इनका मीराबाई का जो इलाका है मेवाड़, वहाँ के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। तो इलेक्शन कमीशन, जिसको आप संक्षिप्त में केंचुआ भी कह सकते हैं, उसको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। उसको नहीं दिखाई देता कि आचार संहिता का उल्लंघन इस तरह से भी हुआ है। उसको ये सिर्फ दिखता है कि पनौती कहने से अपमान होता है किसी व्यक्ति का, जेब कतरा कहने से अपमान होता है किसी व्यक्ति का। लेकिन शायद केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग में बैठे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आयुक्त लोग हैं, उन्होंने कभी संसद की खुली चर्चा नहीं देखी, उन्होंने विधुड़ी का भाषण नहीं सुना शायद, तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या संसदीय है क्या असंसदीय है। पनौती लोक भाषा का शब्द है, जेब कतरा आम बोलचाल का शब्द है। तो इसमें नोटिस देके राजीव गांधी को केचुआ क्या हासिल कर लेगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या लाभ करा देगा, ये समझ से परे है। लेकिन स्थितियाँ बिल्कुल ठीक, आपने जैसे शुरू में कहा कि यहाँ राजस्थान में ठीक वैसे ही चुनाव प्रचार हुआ है जैसा मध्य प्रदेश में हुआ।
मुद्दों से रहित चुनाव प्रचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित एजेंडे हैं उसके पर प्रचार हुआ। राम मंदिर की बार बार 22 जनवरी की बात की गई कि रामलीला पधार रहे हैं। मथुरा में बैठ करके ये कहा गया कि अब यहाँ भी काशी की तरह कॉरिडोर बनाने वाले हैं। तो ये इस तरह से जनता को भावनात्मक रूप से और धार्मिक रूप से एकजुट करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती रही है और इस बार तो उसने जी तोड़ मेहनत की है। जितनी मेहनत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने की है, इस मेहनत के बाद भी अगर उसे सत्ता का ऊँट हासिल नहीं होता है तो आप समझिए कि ये दुर्भाग्य शुरू हो गया है। और जो पनौती शब्द का इस्तेमाल आजकल बहुत आम हो गया है, ये व्यावहारिक रूप से संबंधित लोगों पर लागू होता दिखाई देता है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में आज भी प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो आगरा में हो या वो कहीं और रहें। आप जानते हैं कि छोटे छोटे चुनावों को भी, हालांकि अभी आगरा मथुरा में है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लेकिन ओवरऑल आप जानते हैं कि किसी भी रूप में प्रधानमंत्री चुनाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मुद्दा या मोदी की बात कर रहा हूं मैं, और लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हम लोग देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस की योजनाएं कितनी प्रभावी हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर विजय शंकर सिंह साहब के पास में आता हूं और उनसे भी बहुत सारी बातें सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस की योजनाओं में से चिरंजीवी योजना की आप बात कर रहे हैं। आज इंदिरा रसोई में भी हम लोग गए थे, वहां खाते हुए लोगों से भी बातचीत हमने की है और उसके वीडियो भी आप देखेंगे बाद में इसी हमारे चैनल पे। तो अलग अलग योजनाएं किस ढंग से काम कर रही हैं, उन योजनाओं का कितना असर दे रहा है, वो जरा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जरा प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, इंदिरा कैंटीन में जब हम लोग अंदर खा रहे थे और देख रहे थे, और वहीं उसी सड़क के सामने बीजेपी का एक जुलूस निकल रहा था और बीजेपी के तमाम लोग भी वहाँ खाना खा रहे थे 8 रुपए में। और वो वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे है, अगर दोस्तों देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं उस वीडियो को। कि वो जी, इंदिरा कैंटीन हो या सरकार की कोई भी योजना हो, वो सभी के लिए होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो लेकिन एक चुनाव के दौरान ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो कि ध्यान आकर्षण करती हैं। दूसरी बात की देखिए, योजना, ये चुनाव राजस्थान का खासकर और मध्य प्रदेश का ये चुनाव, ये विधानसभा चुनाव राजीव जी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि देश की जनता देश के भविष्य को किस तरह देखना चाहती है। क्या वो सिर्फ भाषण सुनना चाहती है? क्या वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे अपना लोकतंत्र रखना चाहती है पूरा का पूरा, और संवैधानिक मर्यादा और तमाम सारी जो बातें हैं उसको किनारे कर देना चाहती है? या जन कल्याणकारी मतलब जन कहीं और के नहीं, अपने कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, क्या उनके खिलाफ वोट देना चाहती है? ये हम लोग 3 दिसंबर को देखेंगे कि जनता क्या चाहती है। जहाँ तक मैंने इम्पैक्ट देखा राजीव जी, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी पिछली यात्रा में राजस्थान की और अभी की यात्रा में लगातार, और पिछले 3-4 दिन में जब से हम लोग राजस्थान में आए उसके बाद से ये देखा कि लगातार ये इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब मैं आया था तो लग रहा था कि नहीं, कार बदलने का रिवाज है, वो भी गहलोत साहब की बुराई नहीं करता है जी। ये एक कमाल की चीज़ हमने यहाँ पे राजस्थान में देखी। दूसरी बात की देखिए, 3-4 दिन से हमने देखा कि काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है राहुल गांधी की प्रेजेंस से। कारपेट बॉम्बिंग जो उनका चल रहा है उसकी वजह से, अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, और जब राहुल गांधी कल अस्पताल गए तो वो वीडियो भी काफ़ी यहाँ पे देखा जा रहा है। जयपुर में महात्मा गांधी अस्पताल गए थे और वो भी इस योजना को, स्वास्थ्य बीमा योजना को देखने, और जब वो 50 लाख कर दिया गया, क्योंकि लोगों को वाकई, हम लोग कैंसर पेशेंट से मिले, हम ऐसे पेशेंट से मिले जिनकी डायलिसिस होती है सप्ताह में 1 या 2 बार, और एक बार की डायलिसिस अगर प्राइवेट कराएगा तो 5,000 रुपये खर्च होता है, वो फ्री में हो रही है। तो तमाम ऐसे लोगों से हम मिले जो कि जिनकी ज़मीनें बिक जाती
अगर सरकार की मदद नहीं होती, तमाम ऐसे विकलांग लोगों से मेरे जिनके इलाज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट है। और अगर इसका इम्पैक्ट नहीं है तो भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरे घंटी होगा। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की अगर चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, इसका इम्पैक्ट अगर नहीं है तो भारत की, और सही बात है क्योंकि भारत की परिस्थितियां और उसमें अगर लोगों को ये लगे कि कुछ भी रहे, हमको ये नहीं, ये सरकार चाहिए, और या हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हर साल सरकार, हर 5 साल में हम सरकार बदल देते हैं, इसलिए सरकार बदल दें, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भगवान ही मालिक है इस जनता का। लेकिन ऐसा है क्या? पिछले 4 दिनों से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इम्पैक्टफुल नजर आने लगे अशोक गहलोत। ये तो हम खुले तौर पे कह सकते हैं, जैसा आप कह भी रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के बारे में बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि अशोक गहलोत ने काम अच्छा किया है। और बीजेपी के लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो होंगे फ्लोटिंग वोटर्स, फ्लोटर्स जो होते हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जा करके उनके पक्ष में वोट डाल के आते हैं। और ऐसे किसी राज्य में 5%, किसी राज्य में 10% होते हैं, और यहाँ सरकार तो 1 से 2% में बन जाती है या गिर जाती है। तो वैसी स्थिति में भी यहाँ का राजस्थान का चुनाव जो है वो अशोक गहलोत की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ साफ सीधे शब्दों में कहूं तो। और अगर वसुंधरा का फैक्टर चल गया, यानी वसुंधरा को साइडलाइन किया गया, उनकी नाराजगी का फैक्टर चल गया, उनकी नाराजगी का जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, अगर ये लोगों को बुरा लगा है, और लगा है, कई लोग बात करते हैं, अगर ये रिफ्लेक्ट होगा वोटिंग के दिन भी, तो आप समझिए कि यहाँ पे जो है परिपाटी राजस्थान में बदलने जा रही है। हाँ, तो ये बिल्कुल, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का फैक्टर यानी कि उनकी नाराजगी का फैक्टर चल गया। दूसरी बात, जो बागी ब्यावर में हम लोग थे और वहां हमने देखा कि एक कैंची छाप अपने सामने से गुजरा, और उसके हम लोग जिस एक मिष्ठान भंडार में पहुंचे तो वहां उस भंडार के लोगों ने और कुछ वहां खरीदारी करने के लिए आए हुए लोगों ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि भाई साहब देख रहे हैं ये कैंची छाप, यही जीतेगा, इसका जोर ज्यादा है। फिर हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये निर्दलीय आदमी कैसे जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो पिछले 6 बार से बीजेपी, मतलब 98 से बीजेपी ही जीतते आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता और बड़ा नेता है और आरएसएस का बहुत करीबी है। टिकट की मांग कर रहे थे ये साहब, टिकट नहीं देने के कारण ये बागी हो गए और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक वो, लेकिन फिर बीजेपी का, फिर कांग्रेस का क्या होगा हमने पूछा तो बताया गया कि कांग्रेस हो सकता है कि यहाँ इन दोनों बीजेपी और इनके बीच कांग्रेस बाजी मार जाए, या कांग्रेस सेकंड पे रहे और वो साहब जो 6 बार से जीतते आ रहे हैं वो थर्ड पे चले जाएं। तो ऐसी ये सब छोटे छोटे सैंपल्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। कितने सैंपल्स को इस 1.5 घंटे के कार्यक्रम में रखो दोस्तों। बात है कि जो निर्दलीय है उनका चुनाव निशान कैंची है, तो वो कितना कैंची उनकी चल सकती है इस पे डिपेंड करता है कि ब्यावर किस तरफ जाएगा। जी, कैंची कितना चलेगी इसका असर भी उसी दिन इसका असर देखने को मिलेगा, यानी कि 3 दिसंबर को। तो कुछ छोटे छोटे सैंपल्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं और उसके जरिए आप तक हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 दिनों के बाद पलड़ा अशोक गहलोत सरकार का भारी दिखाई दे रहा है इस पुष्कर मेले से। और ऊंट के बग्घी पर सवार हम ये चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा 3 दिसंबर को जब हम रिजल्ट के साथ बात करेंगे तो बहुत कुछ इसके साथ साथ रखेंगे। बहुत लोग इकट्ठा हो गए आज और वो बात करने लगे, बताने लगे कि कैसे कुछ योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है, जिसमें चिरंजीवी सबसे आगे है, जो गांव गांव तक पहुंच चुका है। लोगों को बहुत आश्चर्यचकित कर सकती है कुछ बातें हमारी, लेकिन ये सच है दोस्तों। जो हम देख रहे हैं वही आप तक पहुंचा रहे हैं। और इतना तय मानिए कि आधे, पूरा तो नहीं लेकिन आधे राजस्थान को तो हम लोग नाप ही दिए, घूम ही लिए हैं। और इस वक्त पुष्कर मेले में मौजूद हैं। उससे पहले इसी अजमेर में, अजमेर दरगाह शरीफ पे भी गरीब नवाज
कि हाँ भी हम लोग मत्था टेक के आए और वहां भी हम लोगों ने बातचीत की और जानने समझने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है अजमेर में। तो ये सारी चीजें तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बातों के लिए सीधे चलता हूं विजय शंकर सिंह साहब के पास में। हम सबकी बातें सुन रहे हैं, अब उनकी सीधी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। क्या कुछ कहेंगे राजस्थान के चुनाव पर सिंह साहब आप? राजस्थान के चुनाव के बारे में पहले की भी रिपोर्टिंग नियमित लिखता रहता हूं और मैं प्रशांत टंडन जी की बात से शुरू करूंगा कि मुद्दे और चेहरे में महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है यदि आप पिछले चुनाव में इतिहास सिंह साहब थोड़ा वाइब्रेशन, सिंह साहब माफी चाहूंगा, थोड़ा वाइब्रेशन है, रिकनेक्ट कर लेंगे प्लीज, एक बार रिकनेक्ट कीजिए प्लीज। और सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? देखिए राजीव जी, चुनाव को लेकर के चूंकि आप जमीन पे हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और प्रशांत जी वहां से बता ही रहे हैं। मैं दिल्ली में बैठ करके जो देख पा रहा हूं मैं वो बताना चाहता हूं आपको। एक तो देखिए ये है कि जिस तरीके से ये पनौती को लेकर के बात शुरू हुई, तो जो पूर्व वित्त मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे पिछले चुनाव में, यशवंत सिन्हा साहब, उनकी एक लाइन का ट्वीट है कि मीडिया मेहरबान तो पनौती भी पहलवान। तो ये चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया इस पर तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है कुल मिला करके। दूसरा, सुप्रिया श्रीनेत ने अभी एक ट्वीट किया राजीव जी, मुझे लगता है काफी मजेदार है, उसको सुनना चाहिए। वो लिखती है कि आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के बड़े नेता टकरा गए। सामान्य शिष्टाचार के बाद जो उन्होंने बताया वो सुनकर अब तक हैरान हूं। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर और होर्डिंग बने तैयार रखे थे। अगर टीम जीत जाती तो अभी लगी हुई सारी होर्डिंग रिप्लेस करके वर्ल्ड कप की लगाई जाती। एक पोस्टर की तस्वीर उन्होंने फोन पर दिखाई, हाथ में ट्रॉफी लिए इंडिया जर्सी पहने हुए प्रधानमंत्री विक्ट्री मतलब जीत का वी दिखाते हुए जोर से मुस्कुरा रहे थे। आगे बताया कि टीम को खुली बस में लाकर जयपुर सहित कुछ राजधानियों में भी घुमाने का प्लान था। मेरे पिक्चर शेयर करने के आग्रह पर बोले, कम लोगों के पास पिक्चर है, फंस जाऊंगा, नहीं तो जरूर दे देता। सोचिए यह प्लानिंग थी, गजब श्रेय जीवी है श्रीमान मोदी। अब इस ट्वीट की जिम्मेदारी सुप्रिया श्रीनेत की है और जब एयरपोर्ट पर कोई भाजपा के नेता मिले हैं तो मोदी जी जांच करा ले कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत को मिले, तो मोदी जी ये काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा राजीव जी, आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अशोक गहलोत ने, मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने न्यायालय पे दहला जिसे कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की कई जबरदस्त चोट जो है अशोक गहलोत ने की है। एक तो उन्होंने जो उनकी डीएनए की एक बाइट है वो हम लोगों ने दूसरी उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, लोग चाहे तो सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ गुजरात चुनाव में वहाँ का इंचार्ज था तो मोदी जी ने वहाँ जाकर के लोगों से कहा कि देखो एक मारवाड़ी आ गया है और मैं तो गुजराती हूँ, ये मारवाड़ी अगर यहाँ से सब जीत के ले जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके बीच का हूँ। बोले वहाँ उन्होंने ये चला के कि मारवाड़ी जो है वो आया है और लेके चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, सारे वोट ले दिए और हम जीतते जीतते हार गए। बोले कि हम तो अब ये नहीं कह रहे कि यहाँ गुजराती आ गया है और तो मैं मारवाड़ी हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन इसके जरिए उन्होंने संदेश दे दिया कि अगर आप वहाँ मारवाड़ी बनाम गुजराती कर सकते हैं तो आप जिस पुष्कर के मेले में बैठे सुना जाता है कि यहाँ भी गुजरात के गधे जो आते हैं झट बिकने बिकाने के लिए, क्योंकि लगा हुआ है थोड़ा दूर ये गुजरात यहाँ से, तो यहाँ आते भी होंगे। तो यानी उन्होंने मारवाड़ी बनाम गुजराती जो यहाँ भी कर दिया अशोक गहलोत ने। जो मोदी जी खेल खेल रहे थे गुजरात में, वो खेल जो है अशोक गहलोत ने यहाँ कर दिया। अब जिस तरीके से मोदी जी जो राजेश पायलट को लेकर किया, उनको थोड़ी देर पहले भी ये कहा मोदी जी ने कि कांग्रेस का शाही परिवार मुझसे बड़ा नाराज है, सारी बातें करने मैंने जो सवाल उठाए उसके जवाब नहीं दे रहे। अशोक गहलोत ने इतना जबरदस्त प्रहार किया कि अगर मोदी जी के पास उसके जवाब होते तो मोदी जी अब तक जो सारे में घूम रहे होते अच्छे तरीके से, कोई जवाब नहीं है। उन्होंने राजेश पायलट ने कहा कि भाई आपकी सरकार थी, आपने 72 गुर्जरों की जो है उसमें आंदोलन में आपने उसकी शहादत करा दी, मैंने तो 1 लाठी तक नहीं चलाई, उनके मांगे भी मैंने उनकी मान ली, उनके बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं। तो आप जो करना चाहते हैं या राजेश पायलट के आप लेकर के जो रथ हैं और जो अपनी सफाई नहीं आ सकते आप उस पर जो कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब जो मोदी जी करना चाहते थे राजेश पायलट का नाम लेकर के या सचिन पायलट का नाम लेकर के, जो भी करना चाहते थे वो बूमरैंग कर रहा है मोदी जी के लिए ही, क्योंकि वहाँ सचिन पायलट का भी अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान की जो
प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने वीडियो अपना जारी किया, कहा है कि भाई मैं सब जगह नहीं जा पाया तो जाना संभव नहीं है पूरे चुनाव में, तो आप लोग जाइए और जाकर के कांग्रेस को जो वोट दीजिए। सचिन पायलट ये कर रहे हैं, सचिन पायलट का वीडियो जो है वो एक एजेंसी को है कि उन्होंने मोदी जी के बयान का जो है जबरदस्त तरीके से प्रतिकार किया है। तो मोदी जी जो है वो दूसरे के घर में जाकर के झांकने की जो उनकी आदत है कि बाथरूम में जो है मनमोहन सिंह रेनकोट पहन करके नहा रहे नहीं नहा रहे, लेकिन मोदी जी ये भूल जाते हैं कि वो जब काली जो है वो बंडी पहन करके गंगा में नहाते हैं तो वो चीजें सामने आ जाती हैं जब आप दूसरे बाथरूम में झांकने के लिए आते हैं। तो आप गए थे राजेश पायलट के बाथरूम में झांकने के लिए, सचिन पायलट के बाथरूम में झांकने के लिए, और काली बंडी आपकी निकल करके सामने चली कि आपने जो है जसवंत सिंह के साथ क्या किया, आपने जो वसुंधरा राजे के साथ क्या किया, आपने दुष्यंत सिंह के साथ किया। ये सारी चीजें, ये पॉलिटिकल जो चीजें थी वो सारी चीजें आ रही है। इसके ऊपर राजीव जी जिस तरीके से आप लोगों ने वहां से वीडियो भेजे और हम लोग के वीडियो सब पड़े हुए हैं हम लोग के चैनल पे, जिसको देखना वो देख ले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है किस तरीके से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के लिए हम करेंगे। एक और वीडियो राजीव जी वायरल हो रहा है, वो राजस्थान यूथ कांग्रेस से उसने उसको शेयर किया है। किसी सीट पे 4 महिलाएं हैं, वो कह रही है कि मेरा जेठ जो है वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, दूसरी कह रही है कि वो मेरा भाई है जो यहाँ से प्रत्याशी है। तो हम उसको तो समर्थन करेंगे, लेकिन जयपुर में अशोक गहलोत आना चाहिए, काम उसने बहुत अच्छा किया है। अब जिसको शक हो जाकर के वो देख ले, जाकर के राजस्थान यूथ कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो जाकर के देख सकते हैं। तो ये परिस्थितियां जिस तरीके से सामने आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। एक और वीडियो हम लोगों ने डाला है, उसको भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो अमित शाह जी के कान में जाकर के कह रहा है मंच पे ही, और वो चीज रिकॉर्ड हो गई है, उसको भी वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि साहब यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम मत लीजिए, उनकी बुराई मत कीजिए, वरना मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो अगर ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आखिरी समय में जो राजस्थान की स्थिति है ये है। चलिए अमलेंदु जी, चलिए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं। कान में क्या फुसफुसा के कहा जा रहा है, इसको सुन लेते हैं, जरा सुनिए जरा। गहलोत जी और सचिन जी का नाम मत लीजिए, सरकार के खिलाफ मत बोलिए, हम हार जाएंगे। ये जो है ये कह रहे हैं वहां के प्रत्याशी, और अमित शाह जी के कान में फुसफुसा के कह रहे हैं। ये वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और, मारवाड़ी और गुजराती के बारे में जो अशोक गहलोत का वीडियो है उसको भी देख लीजिए जरा, जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए जरा अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहां पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहां जाऊंगा। अब वो गुजराती आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहां पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थासु दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। सवाल ये है। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं लाल किले पे आऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा, और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो चुनाव चलते हुए
किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। थे आप सीधा हमला करते हुए यहाँ अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और वो नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला कर रहे हैं और गुजराती बनाम मारवाड़ी, और कह रहे हैं गुजराती यहाँ घूम रहा है और अगर मैं यहाँ तो फिर मैं राजस्थानी कहाँ जाऊंगा आखिर। छोटी मोटी बात नहीं, ये एक अस्मिता वाली बात है प्रशांत टंडन जी, राजस्थानी अस्मिता की बात है जिसको यहाँ पर भुनाने की कोशिश। और बात करने का जो देखा जाए कि परिस्थितियां जिस ढंग से बदल गई हैं और इस चुनाव को, खासकर राजस्थान के चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने जिस मजबूती के साथ लड़ा है, यानी कि आखिरी ओवर है और ढेर सारे रन बनाने हैं, दे दनादन छक्के मारते हुए दिखाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी। बड़ी चालाकी से, होशियारी से अशोक गहलोत ने राजस्थानी और गुजराती का और मारवाड़ी और गुजराती का फर्क लोगों को समझा दिया। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात दूसरी है। राजस्थान सांस्कृतिक रूप से भी गुजरात के बहुत करीब है और यहाँ पे गुजरात के बहुत व्यापार वर्ग में गुजरात का दबदबा भी है काफ़ी, गुजरातियों का। अब उन्होंने इशारों में कह दिया कि अगर ये बीजेपी यहाँ पे जीतेगी तो गुजराती यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हावी हो जाएगी मारवाड़ियों पे। ये बड़े इशारे से अशोक गहलोत ने कह दिया। यही देखिए कि एक मंझे हुए राजनीतिक का ये जो खेल है शब्दों का, वो शब्दों का खेल अशोक गहलोत यहाँ कर गए। बिल्कुल, शब्दों का खेल, उस खेल को अशोक गहलोत यहाँ और बहुत एक जो राजस्थानी अस्मिता है उसको यहाँ जगाते हुए, उसके बारे में लोगों को बताते हुए, और क्यों ना हो क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, गुजरात में तो चुनाव हो नहीं रहा, तो बात तो राजस्थान की ही होनी चाहिए और यहाँ कह रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि अगर भारत ये मैच जीत जाता वर्ल्ड कप तो क्या कुछ होने वाला था, और जो ट्वीट को सुप्रिया श्रीनेत ने लोगों तक पहुंचाया है, ये अपने आप में कहें तो बैकफुट पर आती हुई बीजेपी उस हिसाब से, हालांकि हम भी चाहते थे, मैं पर्सनली चाहता था कि भारत वर्ल्ड कप तीसरी बार जीते और वर्ल्ड कप की जीत की हैट्रिक लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारियां थी उन तैयारियों में पिछड़ गई कहीं ना कहीं बीजेपी, ये साफ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह साहब के पास में, उनकी आवाज उस समय ठीक नहीं आ रही थी इसलिए रोकना पड़ा था। सिंह साहब, मुद्दा मोदी और इन सब के बीच राजस्थानी अस्मिता, गुजरातियों की बात और ये कहना एक कैंडिडेट का कान में फुसफुसाकर अमित शाह को कि प्लीज यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम मत लीजिए वरना मैं हार जाऊंगा, छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है ना सिंह साहब? जी, मेरी आवाज अब ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस फुसफुसाहट से कहा जा रहा था कि यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम न लीजिए, उसके बाद जो आश्चर्यजनक रूप से अमित शाह की जुबान आई है करते हुए, उससे साफ लगता है कि अगर वो इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए जब कुछ भी नहीं है तो जो ध्रुवीकरण है या फिर कांग्रेस को कोसें। मैं यहाँ पर अपनी बात थोड़ी अलग तरह से रखना चाहूँगा। मुद्दे और चेहरे की जब बात आती है तो मुद्दे से चेहरा बनता है, चेहरे से मुद्दा नहीं बनता है। 71 में जब इंदिरा गांधी आई थी, जब जीती थी चुनाव, तो उस समय उस चुनाव में मुद्दे थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, राजाओं का प्रिवी पर्स था, एक प्रगतिशील योजनाएं थी और उस मुद्दे से फिर इंदिरा का चेहरा बना। लेकिन 77 में यही चेहरा कमाल नहीं दिखा पाया, वो खुद चुनाव हार गई क्योंकि इमरजेंसी के मुद्दे, इमरजेंसी में ज्यादतियाँ मुद्दा बन गई। 80 में फिर वो लौटी, इसलिए नहीं कि उनका कार्य बहुत अच्छा था, कार्यकाल जरूर अच्छा था, लेकिन इसलिए कि जनता पार्टी की उठक पटक से जनता परेशान हो गई थी। इसी तरीके से 14 में जब नरेंद्र मोदी आए हैं तो चेहरे पे नहीं आए थे, वो गुजरात मॉडल के मुद्दे पर आए थे, गवर्नेंस के मुद्दे पर आए थे, यूपीए 2 के अंतिम समय में जो भ्रष्टाचार की खबरें आ गई थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कारण जो मुद्दे इकट्ठे हो गए थे उसकी वजह से आए थे।
18 में भी अगर आप याद करिए, 19 के चुनाव में भी, तो जब तक पुलवामा नहीं हुआ था तब तक उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे ही पुलवामा हुआ, केंद्र में आतंकवाद का मुद्दा आ गया, पाकिस्तान का मुद्दा आ गया, जवानों की शहादत का मुद्दा आ गया और उनको वो निकाल ले गए वो। और इसका उन्होंने चुनाव में जमकर उपयोग भी किया और यहाँ तक कहा कि क्या पहली बार वोट देने वाले इस मुद्दे पर वोट देंगे पुलवामा के शहीदों के नाम पे। दिक्कत यह है कि 10 साल के बाद आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आपने जिस तरीके से विस्तार से स्कीम्स गिनाई है प्रशांत जी ने, और जिस तरीके से इंदिरा रसोई, 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा, अस्पतालों में इलाज, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, इन सब ने जनता को निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा। ऐसी स्थिति में या तो वो 10 साल में ये बताएं कि हमने इस फील्ड में क्या काम किया है, लेकिन उनके पास बताने के लिए नहीं कुछ है। तो उनके पास क्या है? उनके पास वही है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि पर भी कॉरिडोर बनाएंगे, कन्हैया लाल की हत्या हो गई। इन सब स्थितियों को जब जनता अपने घर में बैठ के ठंडे दिमाग से सोचती होगी तो निश्चित रूप से आदमी का चेहरा सामने नहीं आएगा, मुद्दे आएंगे। तो मुझे लगता है, अब आप लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे जिस तरह से खबरें आ रही राजस्थान से, आखिरी 2-3 दिनों में बहुत ही अच्छी स्थिति हुई है। और मुझे लगता है कि शुरू में जिसको नेक टू नेक फाइट कहा जा रहा था या ये कहा जा रहा था कि रिवाज रहेगा, मुझे लगता है कि नहीं, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस का राज रहेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी 3 तारीख को पता लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिंह साहब। रिवाज रहेगा या रिवाज बदलेगा में रिवाज बदलेगा ज्यादा भारी यहाँ दिखाई दे रहा है। और पिछले 3-4 दिनों में परिस्थितियां बहुत हद तक बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। लोग चाहे जो कहें, लेकिन गांव-गांव तक अशोक गहलोत की योजनाएं जो हैं वो पहुंच चुकी हैं प्रशांत जी, और जिसकी चर्चा खूब कर रहे हैं लोग और मुखरता के साथ कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की तरह एंटी इनकम्बेंसी यहाँ के की सरकार के खिलाफ नहीं है, जो आप बार बार कह भी रहे हैं, बताते रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के प्रति कोई भी नाराजगी नहीं है और उनको वोट न दें ये भी कोई ऐसा नहीं कहता है। सिर्फ रिवाज की बात कभी कभार होती है। आज राजीव जी, जब इस वक्त हम लोग अजमेर जिले में बैठे हैं और अजमेर जिले की 8 में से 5 सीटें बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और हमने इसको भी बात की कि बहुत सारे लोगों से कि क्या मूड है जनता का, तो बहुत मुझे पिछली बार से ज़्यादा जो लोग सुनाई दिए इस बात को कहते हुए कि अशोक गहलोत की जो स्कीम्स हैं वो काम कर रही हैं और अशोक गहलोत की जो इमेज है वो जो है वो यहाँ पे काम कर रही है। देखिए, जब अगर अजमेर जैसी जगह पे काम कर रही है तो आप सोचिए कि बाकी जगह पे क्या होगा। तो बिल्कुल सिंह साहब सही कह रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन में अशोक गहलोत ने और कांग्रेस ने बहुत तेज़ी से रिकवर किया और बीजेपी के कम्युनिकेशन में कोई नयापन नहीं आ पाया। सबसे बड़ी बात है कि वो किन आधार पर हमला करें अशोक गहलोत की या कांग्रेस की योजनाओं पर, जो राहुल गांधी ने अनाउंस किया और ट्वीट किया, वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है वो जनता के बीच में। और आज जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो आज बहुत शादियाँ थी यहाँ पे, तो कई बारातों से भी हमने बात की और वहाँ भी देखिए कि बात यही आ रही थी कि नेक नेक है, बराबर है, कुछ भी हो सकता है और ये रिवाज की बात तो है, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। ये तमाम सारे लोग यहाँ बात कर रहे हैं जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राजीव जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ में अगर लोग ये बातें करें कि नहीं जी रिवाज कुछ भी रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि हम रिवाज बदलना चाहते हैं। अगर कोई ये कहे तो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। और वैसे में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी ये तो आने वाला वक्त
बताएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। ये जिस ऊंट पर हम बैठे हुए हैं, जिस ऊंट की बग्घी पर हम बैठे हुए हैं, ये बताए न बताए, लेकिन इस ऊंट के जो मालिक हैं वो जरूर बताएंगे। और जनता यहाँ की अशोक गहलोत बनेंगे या बीजेपी की तरफ से कौन बनेगा ये बताएगी 3 तारीख को। लेकिन 25 तारीख को मतदान होना है। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं, अब जल्दी रैप अप की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास बहुत कुछ आप सुन रहे हैं, जरा आप इसमें आपका सबमिशन चाहिए, आप किस ढंग से देखते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश का चुनाव, और मध्य प्रदेश के चुनाव में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात हमेशा चलती रही कि कांग्रेस और बीजेपी वहां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस चुनौती देती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, जबकि सरकार भी उसी की है। कैसे, क्या कहेंगे इस पे आप? एक लाइन में कहूं तो ये कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। राजस्थान में आने के बाद पता चला कि मुद्दे देखिए, किन मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गुर्जर राजेश पायलट की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री गुजरात में जो बात करते थे कि गुजराती वर्सेस मारवाड़ी, यहां वो बात वो नहीं करते। उनकी बातों के मुद्दे क्या, वे घोषणा करते हैं कि गहलोत फिर प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे राजस्थान में। तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की व्यवस्था कर दी है, जिसके बूते पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब गहलोत फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कोई ऐसा कैसे कह सकता कि फलाना नहीं बनेगा। और सबसे मजेदार बात मुझे लगी हिमंता विश्व शर्मा की, बड़े इंटरटेनिंग व्यक्ति है और वो भी कोई कम नहीं है मनोरंजन में। उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री तो देश का है, प्रधानमंत्री को गुजराती कहना ठीक नहीं है, बाकी आप लोगों को कुछ भी कह लीजिए। तो भाई हिमंता विश्व शर्मा, आपको बड़ा सर्टिफिकेट देने का शौक चढ़ रहा गया, आप कोई भी सर्टिफिकेट किसी को भी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में जो मुद्दे हैं उससे साफ है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं की उपेक्षा होती है। तो भाई वसुंधरा राजे की उपेक्षा किसने की, बारे में वो बताने को तैयार नहीं। वे कहते कि बीजेपी पार्टी जो महिलाओं को सम्मान देती है, तो कैसा सम्मान देती है, बीजेपी ने कितना सम्मान दिया है, इसके बारे में बता दें। गृह मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी यही बात करते हैं कि कांग्रेस की विदाई का समय हो गया। आप गृह मंत्री हो, आप ऐसी घोषणा कैसे कर सकते हो? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? क्या आपने सेटल कर लिया है कि क्या होगा? और सबसे मजेदार बात मुझे आज वही लगी कि चुनाव आयोग ने कहा कि साहब प्रधानमंत्री को आप ऐसा नहीं कह सकते पनौती। तो वो पुराना किस्सा फिर याद आ गया, जब राहत इंदौरी शायर साहब ने कभी एक मुशायरे में कहा था कि सरकार चोर है, तो पुलिस वाले उनके पास पहुंचे, बोले साहब आपने ऐसा कैसे कहा कि सरकार चोर है? तो राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा कि भारत सरकार चोर है या भारत की सरकार चोर है। तो पुलिस वाले ने कहा क्या हमको पता नहीं तुमने किसके बारे में कहा है? तो वैसी ही बात है कि किसके बारे में कहा गया पनौती और किसके बारे में कहा गया जेब कतरा, ये सब बातें स्पष्ट है बताने की। लेकिन चुनाव आयोग ने पुष्टि कर दी है कि कौन जेब कतरा है और कौन पनौती है। जो नोटिस दिया उससे साफ है कि चुनाव आयोग को पता है कि कौन जेब कतरा है और कौन पनौती है, वैसे ही जैसे कि पुलिस वालों को पता है कि किस देश की सरकार चोर है। राजी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें हम यहाँ कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, और चुनाव और राजस्थान के चुनाव को लेकर दोस्तों। और 25 तारीख को मतदान है, और मतदान अगर आपके क्षेत्र में है तो आप जरूर जाइए और अपने मतों का प्रयोग कीजिए। ये बार बार मैं इस बात की अपील करता हूँ। लेकिन अशोक गहलोत की योजनाएं कितनी भारी हैं भाजपा के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। और पिछले 10 दिनों में माहौल कैसे बदला है इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की संस्कृति को और यहाँ के परिवेश को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं राकेश अचल साहब। अब बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, जरा आपका सबमिशन चाहिए इसमें। देखिए राजीव जी, मेरा सबमिशन तो बिल्कुल साफ है कि पिछले 3 दिन में
जो मोदी और शाह की जोड़ी है, जिस ढंग से उसने करवट बदली है अपने भाषणों में, मुद्दों को बिल्कुल छोड़ दिया, सीधे सीधे वो अपने धर्म पर आ गए, सीधे सीधे मंदिर पर आ गए, सीधे सीधे व्यक्तियों पर आ गए। राजेश पायलट का प्रसंग अभी अमरेश जी ने आपको बताया ही था कि उन्होंने जितने भी मुद्दों पर हाथ रखा है बचाव में कांग्रेस के, वो सब उनके गले उल्टे पड़ गए हैं। राजेश पायलट के मुद्दे को लेकर के सचिन पायलट ने जो जवाब दिया है, उसको अगर मोदी जी ने सुना होता तो मुझे लगता कि वो दोबारा से फिलहाल अगले चुनाव तक इस मुद्दे पर बात नहीं करते। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। अब वो चाहे मथुरा में जाकर मतदाताओं को आह्वान करें, वो चाहे शुरू में जो 5 मिनट वो कर सके, बीकानेर में कर सके, इससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है और मतदाताओं का मन वही कह रहा है जो आप लोग अभी मैदान में लोगों से बात करके आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैदान में हम लोग हैं और हम लोग जो बातें कर रहे हैं और जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो आप तक बिना लाग लपेट के सीधे शब्दों में पहुंचा रहे हैं। पिछले लगभग 1.25 घंटे का ये कार्यक्रम हो चुका है और आप लोग जान ही रहे हैं कि इसमें हमने जो आप तक पहुंचाया है उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जो बातें हैं उन बातों का प्रमाण और वीडियो सहित हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो उसमें से वायरल भी हो रहे हैं अलग अलग ट्विटर हैंडल से, ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास। अब यहां से देश की राजनीति को, 2024 की राजनीति को कहां किस दिशा में जाते हुए देखेंगे? अगर राजस्थान में रिवाज नहीं बदला तो, और अगर बदल गया तो? अगर राजस्थान में रिवाज नहीं बदला और ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी राज्य नहीं जीत पाई। एक उम्मीद उसे राजस्थान से ही थी, बाकी 4 राज्यों से तो थी ही नहीं और अभी भी नहीं है, नहीं जीत पाई। तो आज जो पनौती जिस पर चुनाव आयोग बड़ा परेशान है, यह पनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो जाएगी। और आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन के पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ मंथन होगा, कुछ न कुछ चीज़ें बदलेंगी और नए मुद्दे के रूप में वो क्या सामने लाएंगे, क्योंकि जब भी वो कोई वादा करेंगे तो पुराने वादों के बारे में की कैफियत पूछी जाएगी कि उन्होंने उस पर क्या किया है। और अब चूंकि 10 साल का समय बीत चुका है, उसे कुछ कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ये कोई धार्मिक मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे और उसकी तैयारी इनकी चल भी रही है। लेकिन यह है कि राम मंदिर का मुद्दा अब उठने वाला नहीं है। मंदिर बनना था, बन गया, विवाद था, इस कारण उसका मुद्दा बना हुआ था। अब विवाद हल हो गया, मंदिर बन गया, रामलला आ गए हैं, लोग जाएं, पूजा करें, दर्शन करें, मस्त रहें। लेकिन गवर्नेंस की बात अब भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से करेगी? तो मुझे ये लगता है कि अगर ये इलेक्शन 5वें इलेक्शन में बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिलेगी तो उसके लिए 224 एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ खड़ा होगा। जी बिल्कुल, एक गंभीर चुनौती सामने आता हुआ मतलब खड़ा होते हुए देखेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2024 से पहले 2023 का जो ये रण है, ये कौन जीतने जा रहा है, ये हम 3 तारीख को तो बताएंगे ही, इसीलिए 3 पहले आ रहा था। प्रशांत टंडन जी, तमाम बातें हम कर चुके हैं और हमारे तमाम अलग अलग साथी अपने विचारों को भी रख रहे हैं। जरा आपसे समझो कि अब जब हम भी कल अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, अपने स्टूडियो से जब कल शाम को हम चर्चा करेंगे और परसों सुबह मतदान की लाइव रिपोर्टिंग भी करेंगे, उसके बाद तेलंगाना भी सामने है, उधर भी रुख करना है, तो बहुत सारे काम अपने ऊपर भी हैं। तो जरा आपसे समझो कि राजस्थान के इस रण में कितनी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत नरेंद्र मोदी के सामने, सीधे शब्दों में देखा जाए तो। देखिए राजीव जी, अगर आप शुरू से देखें, जो बात विजय शंकर जी भी कह रहे थे अभी, शुरू से अगर आप देखें तो मोदी साहब यहाँ आए राजस्थान के चुनाव में और मिक्स पैकेज लेकर आए। उसमें हिंदुत्व भी था और कुछ योजनाओं की बात भी थी।
फिर उनको लगा कि ये बात बन नहीं रही है। वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर चुके थे, उन्होंने बालक राज को आगे बढ़ाया, चर्चा जो बीजेपी के खेमे के अंदर से चली। और उसके बाद आप देखिए कि जब देखा कि ये भी काम नहीं कर रहा है तो फिर ईडी का प्रवेश हुआ, ईडी भी आई और डोटासरा के यहाँ रेड पड़ी और अशोक गहलोत के बेटे के यहाँ रेड हुई। उसके बाद आप देखिए कि वो भी नहीं चला क्योंकि उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ। और आप देखिए कि मोदी साहब के भाषणों से वो गायब हो गया क्योंकि उनको लगा कि इसका नुकसान होगा, क्योंकि लगभग 50 सीटों पर जाट वोट प्रभावित होता है, प्रभाव डालता है। और डोटासरा क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं और कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी। उसके बाद आप देखिए कि तब उसके बाद जब अशोक गहलोत का जब बढ़ने लगा कैंपेन और जब राहुल गांधी यहाँ आते हैं, सोनिया गांधी कैंप करती हैं, खड़गे साहब प्रचार करते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं, उसके बाद सीधे सीधे जो है वो अपना कम्युनल जो एजेंडा है उसको पूरी तरीके से खोल दिया गया। अखबारों में कन्हैया लाल को लेकर फुल पेज इश्तिहार आए जिस पे इलेक्शन कमीशन की निगाह नहीं पड़ी, और निगाह पड़ी होगी, उन्होंने निगाह फेर ली। और एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हो रही है, देखिए बहुत केयरफुली नरेंद्र मोदी साहब की इमेज बनाई गई 56 इंच वाली। उस 56 इंच की इमेज में राहुल गांधी ने बड़ा छेद कर दिया जी। और आज इलेक्शन कमीशन ने उसको और उजागर कर दिया। और यहाँ से देखिए जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और इलेक्शन के रिजल्ट में बहुत सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी स्टेक होल्डर नहीं है, मिजोरम में बीजेपी है नहीं, तो अगर बहुत सफलता नहीं मिलेगी तो यहाँ से 2024 की लड़ाई, 2024 की यात्रा मोदी जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि अब फिर बीजेपी के अंदर से भी जो है आवाज़ें उठने लगेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और उन परिस्थितियों में जो बातें हम देख रहे हैं वो एक अलग दिशा में जाती हुई 2024 का रन, 2024 की चुनौतियां नरेंद्र मोदी जी के सामने बहुत ज्यादा होने वाली हैं, लेकिन 2023 में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। इन 5 राज्यों का चुनाव जिसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, उसमें सेकंड लास्ट चुनाव ये है, इसके बाद लास्ट चुनाव तेलंगाना का है। यानी कि हम जहां से अभी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं राजस्थान से, और राजस्थान में भी पुष्कर मेले से इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश कर रहे हैं, और यहाँ चुनौतियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और इस चुनाव में अगर बीजेपी बाजी नहीं मारती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा कहां जाएगा, इसके बारे में कर्नाटक चुनाव के बाद आरएसएस के मुखपत्र ने संपादकीय में अपनी बात बता दी थी, उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अब इजाजत चाहता हूं। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े रहे, आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पासपोर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर प्रशांत टंडन जी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग लगातार बने रहे, अपनी बातों विचारों से हम लोगों को, हमारे दर्शकों को अवगत कराते रहे, और इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था, पलट रहा था, आप लोगों के कमेंट देख पा रहा हूँ। आज तमाम हैं जितने भी साथी हैं, असलम चिश्ती जी हैं, रिजवाना खातून जी हमारे साथ में, राजकुमारी सैनी जी हैं। लेकिन अब कल जब स्टूडियो से, दिल्ली से जब इस कार्यक्रम को हम करेंगे तब इत्मीनान से बातें करेंगे, और राजस्थान की ढेरों बातें जो पड़ी हुई हैं, बची हुई हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज समय इजाज़त नहीं दे रहा है, स्थान इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन इस ऊंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इसने काफ़ी साथ दिया। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इस ऊंट की बग्घी पर सवार हैं और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ साथ इस ऊंट के जो ओनर हैं, जरा उनको जरूर बुलाना चाहूंगा। इधर आइए, ये देखिए,
ये इस ऊंट के ओनर हैं और ये ऊंट अभी तक किसी करवट नहीं बैठा है। हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन 3 तारीख को ये यहाँ की जनता, ये भी हो सकता है वोटर होंगे, ये लोग किसकी सरकार बनवाएंगे और इनकी जो सत्ता का जो ऊंट है वो किस दिशा में बैठेगा, वो उस दिन पता चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम में बने रहे।